यूनिट में बटा हुआ है, 5 यूनिट है, हर यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, और टोटल 5 क्वेश्चन ही करना रहता है। हमारा संविधान 1947 में लिखा नहीं गया था, मतलब रचना की गई है, उसको लिखा नहीं गया है। रचना क्या होती है? जब हम कई जगह से उस चीज को अध्ययन करते हैं, फिर उसको समझकर अपनी अलग से एक रचना करते हैं, कोई चीज जिसकी जानकारी हो और उसको अपने तरीके से लिखित करें, ठीक है। ओके, तो हमारा संविधान धीरे धीरे डेवलप भी हुआ है। 1858 से लेकर 1947, कल यही टॉपिक हमने किया था, बट ये टॉपिक मैं फिर से कराऊंगी लास्ट में एकदम, क्योंकि पक्का एक क्वेश्चन आएगा और नहीं करोगे तुम लोग अगर फिर से नहीं कराऊंगी तो कल वाला तो छोड़ दो। उसके बाद है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की संरचना, सॉरी रचना कैसी हुई, मेकिंग, देखो यहाँ मेकिंग है, राइटिंग नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ना लिखा नहीं गया है, उसकी रचना की गई है, ठीक है। नेचर एंड स्पेशल फीचर्स, ये वाला नेचर एंड स्पेशल फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारे सीनियर्स को मैंने शुरू में ही पढ़ाया था, बट तुम लोग को मैं इस संविधान खत्म होने के बाद ये पहला यूनिट पढ़ाऊंगी, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि नेचर का मतलब क्या है, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये जो है रूल ऑफ लॉ एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स भी साथ में पढ़ेंगे, मतलब ये पूरा यूनिट हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यूनिट 2 से शुरू करेंगे, तो यूनिट 2 कहाँ से हो रहा है? आर्टिकल 12 से, ठीक है, ओके। बट आर्टिकल 12 से मैं नहीं शुरू करूंगी, ठीक है। क्यों नहीं शुरू करूंगी आर्टिकल 12 से? क्योंकि हमारा संविधान जो है वो आर्टिकल 1 से है, ठीक है, ओके। भी मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, नहीं तो इसमें क्या है, आर्टिकल 12 से है ना, आर्टिकल 12 से है, बट हम प्रेम्बल से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेम्बल हमें नेचर का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देता है, प्रेम्बल इंपॉर्टेंट है जानना, एलएलबी में नहीं पढ़ पाओगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, 395 आर्टिकल है संविधान में। हमारा जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हमें सिर्फ आर्टिकल 1 टू 52A तक पढ़ना है बस, ठीक है। ये 1 से 52A बेस है पूरा संविधान का, और 53 से लेकर 395 तक हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ये हो गया। तो क्या है सेकेंड सेमेस्टर में, तो 53 से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसीलिए हम आर्टिकल 12 की जगह हम लोग पूरा बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का बताया था वो उसी तरह इसका भी बेयर एक्ट है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ेंगे। वैसे मैं इसका नोट्स नहीं बनाती हूँ, बट मैंने नोट्स बनाया हुआ है थोड़ा सा प्रेम्बल का। जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं, फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट मैंने हम पढ़ाया था जब शुरू किया था, तो सेक्शन 1 में ही था, ठीक है, कि इसका नाम भारतीय संविधान अधिनियम है। आईपीसी सीआरपीसी हर लॉ प्रारंभ में ही अपना शॉर्ट टाइटल या संक्षिप्त नाम बता देता है, जैसे हम कहीं जाते हैं तो शुरू में ही अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना, ओके। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स हैं, ओके। और अनुसूची है, अनुसूची की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। 395 कुछ निरसन की बात करता है, तो इसको जाने दो, मतलब ये है आर्टिकल 395 है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो है वो है पार्ट 22, ओके। तो संक्षिप्त नाम, ये देखो लास्ट पार्ट में बता रहा है, सबसे लास्ट में अपना इंट्रो दे रहा है, ठीक है। ये हो गया, ओके। उसके बाद ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, है तो सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में है नहीं, मतलब क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा एलएलबी के, बट फॉर नॉलेज तो यहाँ पे लिखा है इसका नाम भारत का संविधान होगा। अब हम पेज नंबर 252 पे जाएंगे तो मिल जाएगा हमको, ठीक है। देखते हैं डालकर मिल रहा है कि नहीं। पहले हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, तो रिकॉर्डिंग लंबी हो जाए। तो यह बताता है इस संविधान का नाम भारत का संविधान है, ठीक है, संक्षिप्त नाम हो गया भारत का संविधान है, ठीक है, ओके। प्रारंभ क्या है, ये आर्टिकल क्यों डाला गया है? तो हमने सुना है, मैं कलर थोड़ा दूसरा ले रही हूँ क्योंकि साफ नहीं दिख रहा है, हमको पता है, ठीक है। ये तो मेरी आवाज नहीं जा रही है,
आवाज आ रही है मेरी? ओके जी मैडम। जी मैम आ रही है। ओके 394 हमने सुना रही है? है। ओके थैंक यू। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना? 26 जनवरी को। तो ये बताता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू होगा, सिवाय कुछ आर्टिकल के। कुछ आर्टिकल आज के दिन ही, जिस दिन संविधान को अडॉप्ट किया जा रहा है, कब अडॉप्ट किया जा रहा है अभी हम प्रेम्बल में देखेंगे, ठीक है? ये तो मैं एक्स्ट्रा चली आई फिर वापस 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को करीब 16 आर्टिकल लागू हुए थे। तो 15 आर्टिकल कौन कौन से हैं ये अभी हम अपना सिलेबस पूरा होने के बाद किसी दिन देखेंगे। तो मैंने बोला 16 आर्टिकल लागू हुए, 15 ही वो बता रही हूँ। तो 16वां कौन सा है? 16 या स्वयं, यह आर्टिकल स्वयं लागू हुआ है ना, क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि 26 जनवरी से हमारा संविधान लागू होगा, लेकिन आज कुछ 15 आर्टिकल हैं, अलग अलग आर्टिकल, ये आज के दिन लागू होंगे। तो हम वो 15 आर्टिकल पढ़ के लगता है हमको बस ये 15 खुद को नहीं गिनेंगे। मान लो 4 लोग वोट नाव पे जा रहे हैं और एक आदमी गिनना शुरू करता है, तो वो वाई को, जेड को और ए को गिनता है, खुद को नहीं गिनता। 3 ही लोग लगेंगे ना, बट है तो 4। ठीक है, नहीं समझ में आया? बस हम इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे थे, ठीक है? चलो, आई थिंक 16 आर्टिकल था। तो हम लोग जब कभी जाएंगे 396 पे तो उसको देख लेंगे। बट याद रखना कि कभी पूछ लिया किसी ने कि भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं, ये लिखा कहाँ है? तो आर्टिकल 393 में। बहुत इजी है, 3 3 जा 9। ओके ओके ओके। सो देखो, एक पेज में है ये, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है? जूम कर दे रहे हैं, तुम लोग को दिखेगा नहीं मोबाइल पे। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है ना? चलो, तो देखो, भारत का प्रेम्बल हमारे संविधान में सबसे ऊपर मिला हमको। अभी तक कोई आर्टिकल नहीं मिला, इससे पहले इंडेक्स मिला था, ठीक है? बट इसको संविधान में सबसे अंत में ऐड किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है? प्रक्रिया वही थी जिस प्रक्रिया से पूरा संविधान अडॉप्ट हुआ था, बट लास्ट में अडॉप्ट किया गया था इसको। इसलिए हमेशा इस पर क्वेश्चन था कि क्या संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है? नाउ प्रेम्बल रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। फ्रीडम हो गया, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया है? संविधान को एक्सेप्ट किया है, ठीक है? अब मैंने इतनी जल्दी शॉर्ट में क्यों कहा? क्योंकि बीच में मैंने फिर से रिकॉर्डिंग रोक दी थी, जब मैंने पेज चेंज किया होगा, कुछ किया होगा, बट रिकॉर्डिंग रोक दी थी, ठीक है? सो ये है, मैंने थोड़ा सा डाला हुआ क्या कहते हैं, प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमने वहां देखा हिंदी में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular and democratic republic, ठीक है? अभी देखो, अगर तुम्हारे पास डबल पेज हो तो डायरेक्ट बुक होता तो तुम लोग खोल लेते, ठीक है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब देखो, पहले हम लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? फिर हम इस 5 चीज को पढ़ेंगे कि हमने अपने संविधान में क्या क्या चीजें एक्सेप्ट की हैं, किस उद्देश्य, इस उद्देशिका का उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, उसके बाद हम जस्टिस देखेंगे, फिर लिबर्टी देखेंगे, फिर इक्वलिटी देखेंगे, फिर फ्रेटर्निटी देखेंगे, ठीक है? उसके बाद 26 नवंबर, तो पता ही है हमको, इतना चीज हमको देखना है, ठीक है? ओके, चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक वक्तव्य है जो इसकी विचारधारा, आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाती है, ठीक है? नाउ आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी इनको ध्यान नहीं है, जो भी है। शुरू में क्या हुआ था कि प्रिम्बल जो है लास्ट में जोड़ा गया, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उसी तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया, बट लास्ट डेट पे अडॉप्ट किया गया, ठीक है? क्वेश्चन उठा, क्या ये संविधान का भाग है, ठीक है? शुरू में कोर्ट ने कहा नहीं है,
ओके, बेरोबरी केस में कहा नहीं है, अभी केस हम लोग देखेंगे, ठीक है, बाद में। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने कहा है, ठीक है, केशवानंद भारती केस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केस ही अलग से किसी दिन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएगा और जब तक ला पढ़ोगे तब तक काम आएगा, ठीक है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, उद्देशिका जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने जिस आशय से संविधान का निर्माण किया उसको शॉर्ट में बताती है, ठीक है, उनके आशय को बताने की कोशिश करती है। जैसे वो संविधान द्वारा न्याय देने की कोशिश कर रहे थे, सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक, कुछ बोल रहे थे हम, ओके। उद्देशिका जो है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनका संविधान बनाने का क्या आशय था, उसको जानने की कुंजी है, ठीक है। ओके, नाउ ये प्रेम्बल है जो हमने भी पढ़ा हुआ है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लगा दिया, पेज भी लगा दिया, हिंदी में भी लगा दिया, इंग्लिश में भी लगा दिया, नोट्स सभी ग्रुप में जाएगा, देखना, यही वाला सेम भेजूंगी मैं, ठीक है, पीपीटी भेजूंगी। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, ओके, इसका थोड़ा सा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके। तुम लोग को अगर क्लियर ना दिखे तो तुम लोग अपना जो है यूट्यूब जो है टीवी से कनेक्ट कर लिया करो, ओके, और उस पर लगा के देखा करो, बहुत क्लियर दिखता है। विद द पीपुल ऑफ इंडिया, सबसे पहले ये था ना, प्रिम्बल में लिखा था हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, ये दिखाता है कि कौन संविधान का निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है, हम भारत के लोग कर रहे हैं, देखो ये हम भारत के लोग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है, संविधान की शक्ति जो है संविधान निर्माण की, संविधान की जो शक्ति है, संविधान का जो पावर है वो किससे आती है, भारत की जनता से आती है, और यह जनसत्ता को सुनिश्चित करता है। जनसत्ता मतलब ये जनता के शासन को सुनिश्चित करता है। कैसे, क्योंकि यही संविधान इलेक्शन का निर्धारण करता है ना, फिर वो इलेक्शन में भाग कौन लेता है, पब्लिक ही तो लेती है, जनता ही लेती है ना, इसीलिए देखो इस वाले का तो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन ऐड किया है, ठीक है, ये तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं ऐड किया, ज्यादा ऐड कर दो ना तो ये पीपीटी बहुत छोटा दिखने लगता है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कहाँ से ये शब्द आया है। 1947 में हमने संविधान, ठीक है, 1949 में जब हमारा संविधान बना तो हमने कई जगह से अडॉप्ट की, ठीक है, ऐसे ही 2 साल 11 महीने 18 दिन नहीं लग गए थे बनने में, ठीक है, करीब 60 लाख रुपए भी लगे थे, ओके। तो कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ पे ठीक है, तो कहाँ से अडॉप्ट किया था हमने ये फ्रेज, कहाँ से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये हमने देखो सबसे पहले, ओके, हाँ, यूएन चार्टर सुना होगा ना, जस्ट हमारे 1945-46 में आया है, और उसके बाद हमारा संविधान आया है, ठीक है। तो उसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो हमने इसको वहां से अडॉप्ट किया, ये हमेशा याद रखना कहीं भी कभी भी पॉलिटी का वनडे एग्जाम देने के लिए, ओके। ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है कि प्रेम्बल में जो शब्द आया वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट के चार्टर से, ठीक है। चलो अब देखो, उसके बाद था संविधान, उसमें विद द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ओके। ये लाइन थी, मैंने कहा मुझे याद है, बीच में भूल जाऊं बात अलग है, इंग्लिश वाला इसलिए नहीं बोलूंगी कि पक्का मैं गड़बड़ कर दूंगी ठीक है। नेचर ऑफ द स्टेट, तो सबसे पहले प्रेम्बल में क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाएंगे, हमारे देश को एक स्वरूप देंगे, हम भारत के लोग, दूसरा कलर कर दूं पेन का, नहीं दिख रहा, ये रेड कर दूं, चलो, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे, एक स्वरूप देंगे भारत को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसमें नहीं, हम लिखते रहे यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है हम बताएंगे भी,
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब हम अपने देश को एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम अपना घर बना रहे हैं, तो हम अपना घर बनाएंगे। घर कैसे बनाएंगे? हवादार, महल महल की तरह, मीनारे बनाएंगे उसमें, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हम अपने घर को क्या कर रहे हैं? स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम अपने संविधान के द्वारा अपने देश को एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपने संविधान को एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मत लिख देना घर को हवादार वगैरह वगैरह, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला था। चलो, तो सबसे पहले आता है सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु। आस्टिन है जो स्टूडेंट्स में पढ़ाएंगे, उन्होंने कहा है द लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास सारी शक्तियां पूर्ण हो, ठीक है, और जो किसी के अंदर ना आता हो, बट उसकी बात सबके ऊपर बाध्य हो। फॉर एग्जाम्पल, वो स्वतंत्र हो आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो पहले के जमाने में मालू राजा था, ठीक है, इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। पहले के जमाने में राजा था, वो संप्रभु होता था, वो जो बात बोल देता था वो कानून था, उसकी बात के अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं, और वो सारे फैसले खुद ले सकता था। ठीक है, उसी प्रकार हमारा देश अब क्या है? सॉवरेन है। चाहे हमारा आंतरिक कोई भी सुरक्षा से संबंधित मामला हो, विदेशी मामला हो, उसको हम क्या करेंगे? फैसला खुद लेंगे। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है, ओके, हमारा जैसे अभी चल रहा है ना, टैरिफ वॉर चल रहा है ना। टैरिफ वॉर, कौन सा वॉर बोलते हैं? टैरिफ वॉर ही बोलते हैं ना अभी, जो भी है। थोड़ा सा करंट अफेयर मेरा नहीं चल रहा सही से, तो अमेरिका के साथ चल रहा है ना, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि हमारे कुछ एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ये है अमूल डेयरी डेयरी उत्पाद वाला एरिया, बहुत सारे देश हैं, ब्रिटेन, यूरोप, ये सब चाहते हैं कि भारत में उन सबको क्या मिले? मौका मिले इस एरिया में। बट भारत नहीं देगा तो नहीं ले सकते। और भारत क्यों नहीं देगा मौका? ठीक है, भारत मौका क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमारे खुद के किसान हैं। अगर हम अपने डेयरी एरिया में भी विदेशियों को जगह दे देंगे तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? ये सब भारत को सोचना पड़ता है ना। और भारत ये फैसला लेने के लिए क्या है? संप्रभु है। ठीक है, संप्रभु का मतलब समझ में आया? समाजवादी, समाजवादी पार्टी का नाम सुना है ना? राजनीति नहीं करना हम लोग को। ठीक है, समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी का मतलब होता है समाज में, समाज है, ठीक है, उसमें इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है, लोग एक साथ एक बराबर चलें, किसी में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है समाजवाद। ठीक है, किसी के प्रति बहुत झुकाव ना हो और किसी के विरुद्ध बहुत दुश्मनी ना हो, मतलब बिल्कुल दुश्मनी ना हो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है समाजवादी। ठीक है, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, आई थिंक यहाँ पे पंथ निरपेक्ष लिखना चाहिए था, प्रिम्बल में क्या था? देखो, हाँ, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, मैंने बोला ना पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष हमको पढ़ने को मिल जाता है, बट भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष है। अंतर क्या है दोनों में, शब्दों में? देखो, फॉर एग्जाम्पल, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी धर्म के प्रति कोई झुकाव नहीं है देश का। ठीक है, और किसी के प्रति बहुत ज्यादा कोई भी राज्य हो गया, कोई भी सरकार हो गई, किसी, फॉर एग्जाम्पल मान लो हिंदू है, तो हिंदू के प्रति कोई बहुत वो नहीं करेगा,
सपोर्ट कर ले और मुस्लिमों के विरुद्ध चला जाए, या मुस्लिमों के प्रति बहुत सपोर्ट कर ले और हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा दे, ये नहीं करेगा। हाँ, बट कुछ चीज़ों जैसे जैसे यहाँ हिंदुओं के प्रति जजिया कर लगा दे फिर मुस्लिमों के फायदे के लिए काम करे, तो ये नहीं करेगा। कुछ चीज़ों में है, अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू टेम्पल्स वगैरह पे प्रतिबंध कुछ प्रबंध करने के लिए सरकार ने अपने अंदर ले रखा है, बाकी अन्य धर्मों के साथ ऐसा नहीं किया है। ठीक है, उसका अपना कारण है उनका। ठीक है, टैक्स देते हैं टेम्पल, अन्य धर्म वाले नहीं देते, तो सबका अलग अलग कारण है। ठीक है ना, अभी मैंने कहा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, तो हिंदू मुस्लिम वाला छोड़ो, सरकार मान लो कि ठीक है, मान लो सरकार हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, सिख नहीं कर रही है, किसी धर्म के साथ नहीं कुछ कर रही है। ठीक है, बट उसने क्या किया, एक मुस्लिम एरिया है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा देखना। ठीक है, मान लो किसी स्टेट की सरकार है और वहां पे सिया लोग ज्यादा हैं, ओके, और सुन्नी लोग कम हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सुन्नी पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया ताकि उनको सिया वोट मिल सके। या क्या किया, शैव समुदाय, शैव मतलब समझ रहे हो हिंदुओं में होते हैं, शैव समुदाय के पक्ष में कुछ ऐसा काम किया जो वैष्णव समुदाय के विरुद्ध था। वैष्णव समुदाय जो सिर्फ भगवान विष्णु को पूजते हैं और शैव समुदाय जो सिर्फ भगवान विष्णु को पूजते हैं। तो हर धर्म में पंथ होता है, बौद्ध धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें पंथ नहीं है। ठीक है, ओके, ये सब क्या है, अलग अलग पंथ हैं। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया है वो सोच समझ के जोड़ा गया है कि मान लो कि आप धर्म तो ठीक है, धर्म में तो ठीक है, आप धर्म निरपेक्ष बनो, आप पंथ निरपेक्ष भी बनो। ठीक है, आप पंथ के आधार पर भी भेदभाव ना करो। ठीक है, कि किसी एक पंथ को बहुत फायदा दे दो, ठीक है, और दूसरे पंथ को, जैसे हीनयान महायान हो गया बौद्ध में, तो हीनयान वालों के लिए बढ़िया एक साइड को अच्छे अच्छा टेम्पल बना लो, बगल महायान वाले हैं तो उनका पूरा क्या कहते हैं तोड़वा दो, पूरा घर वगैरह, है ना, कि हमको हीनयान वालों को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देनी है। ऐसा कुछ भेदभाव ना हो, इसलिए पंथ निरपेक्ष, ये शब्द याद रखना। भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, बहुत गंदा लिखे हैं, दिख ही नहीं रहा, कहीं और लिख देते हैं। पंथ निरपेक्ष, आई थिंक पंथ निरपेक्ष समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक है, नाउ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, वहां जहां सरकार चुनकर आती है, जहां सरकार चुनकर नहीं आती है, जहां जनता इलेक्शन में भाग लेती है। ठीक है, जहाँ जनता इलेक्शन में भाग लेती है वहाँ लोकतांत्रिक होता है। वरना इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, किम चुंग क्या नाम है उनका, वो भी आते हैं, खुद ही वोट डालते हैं, खुद ही जीतते हैं। ठीक है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, नाउ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जो हेड का स्टेट होता है वो चुनाव के द्वारा आता है। जैसे हमारे यहाँ सीएम पीएम है, तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक है तो गणराज्य होगा। ठीक है, हो सकता है कि बाकी सब जगह लोकतंत्र हो, बट हेड जो है चुन के ना आता हो, जैसे चाइना है ना, वहाँ का चाइना का हेड परमानेंट है। ओके, तो ये 5 शब्द थे प्रेम्बल के पहले लाइन में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसको रटोगे तभी याद आएगा। ठीक, इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, SSDR। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे जो 2 चीज लिखी हुई है जो दिख रहा होगा तुम लोग को, थोड़ा सा इरेज कर दे, इरेज कर देंगे तो बाद में तुम लोग रिवीजन करोगे तो अभी भले गंदा दिख रहा है लेकिन समझ में तो आएगा क्या लिखा है ना। देखो, प्रेम्बल में सिर्फ एक संविधान संशोधन हुआ है, वो है 42nd। ठीक है, ओके, और इसके द्वारा प्रेम्बल में 4 शब्द जोड़े गए थे। जो पहला था वो है समाजवादी शब्द, 4 और 2 कितना होगा 6। देखो ये ला मैंने ऐसे याद किया था,
सारी जगह ट्रिक नहीं लागू होता। 1907 और 4 और 2 6, ठीक है, 1976, ठीक है। तो समाजवादी, पहले भारत का संविधान जब बना था तब इसमें समाजवाद जैसा कुछ नहीं था, ठीक है, समाज में इक्विटी वगैरह जैसा कुछ नहीं था। इसको 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। प्रेम्बल में नहीं था, प्रेम्बल में नहीं था, ठीक है, अंदर है, संविधान के अंदर है, संविधान के अंदर अभी हम दिखाएंगे। अब अक्सर सुना होगा न्यूज में कि सेकुलर शब्द भी, ये धर्मपंथ निरपेक्ष जो है सेकुलर शब्द भी कब जोड़ा गया? 42nd CAA। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976 द्वारा। इससे पहले सेकुलर नहीं था, संविधान था, अंदर है, अलग तरीके से प्रावधान है, बट तुमको झलक दिखेगी, ठीक है। तो हम लोग जब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पे जाएंगे तो वहां झलक दिखेगी, वहां हम दिखाएंगे, ठीक, ये समझ में आया? तो दो शब्द ये हो गए, दो शब्द अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, ये थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी मैंने ऐड नहीं किया है, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। सो जो ये प्रिंसिपल है समाजवादी लोकतंत्र, ठीक है, ये बहुत सारे संसाधनों से इंस्पायर हुआ था और इंक्लूड किया गया था, कहीं एक जगह से नहीं लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था उससे सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी आई है वेस्टर्न कंट्रीज से, और कुछ इंडियन सोशो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से भी ये क्या कहते हैं उसको, इंस्पायर्ड है, ठीक है। बस मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये तुमको प्रेम्बल के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। चलो, फिर मैंने बोला था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी रिपब्लिक, है ना, क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए। और फिर पहला चीज आता है हमारे, हाँ, भारत के लोगों को लिए, भारत के लोग मतलब भारत के नागरिक, ठीक है, को न्याय दिलाएंगे, जस्टिस दिलाएंगे। जस्टिस कैसा रहेगा, इसको ऐसे याद करना, 3 प्रकार का जस्टिस है, वनडे एग्जाम के लिए कभी याद करना हो तो, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का जस्टिस है जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। सामाजिक क्या है, सामाजिक न्याय पर सबका अधिकार है, सामाजिक हमने पहले ही देख लिया, समाजवाद में ही देख लिया। सबके साथ कैसा होना चाहिए, इक्वल व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का भेदभाव इत्यादि ना हो। आर्थिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय मतलब जैसे रोजगार हो गया, ठीक है, 3 लोगों को नौकरी मिल रही है, 3 लोगों को नौकरी दी गई है, तो कोशिश किया जाए कि 3 लोग को बराबर सी सैलरी मिले, ठीक है। अगर समाज में पैसे की कमी है, लोगों को भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो सरकार कोशिश करे कि लोगों को कुछ ना कुछ मिले, ऐसा डीपीएसपी पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय, तो जैसे चुनाव में भाग लेना, वोट देने का अधिकार इत्यादि। नाउ ये पहला ऑब्जेक्टिव है न्याय। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। तो भारत के सभी नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता है। विचार मतलब जो हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, ठीक है, ओके। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं तो हमें इसका बोलने का अधिकार संविधान में मिला है। हमेशा याद रखना, संविधान ने इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए हैं, जो मन कहे वो नहीं बोल सकते, ठीक है। विश्वास की, हमें किसी चीज पर विश्वास करने की स्वतंत्रता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भगवान में विश्वास करते हैं, हम अल्लाह में विश्वास करते हैं, या हम विश्वास करते हैं कि चांद टूट रहा है धरती पे, जो भी हमारा विश्वास है, विश्वास हमारे मन के चूंकि अंदर है, किसी और को क्षति नहीं पहुंचा रहा, तो हम कर सकते हैं। आस्था, फैथ, ठीक है, और वर्शिप, वर्शिप मतलब उपासना, ठीक है, ओके, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। धर्म की स्वतंत्रता नहीं दिख रही इसमें हमको, हो सकता है आगे दिखे, क्योंकि एक बात बता दे रहे हैं हम पहले से ही,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तुमको धर्म की स्वतंत्रता अंदर भी नहीं दिखेगी, ठीक है। अगर इसका ट्रांसलेशन किसी का गलत हुआ है, क्योंकि फैथ का हो गया आस्था हो गया, ठीक है, वर्शिप का मतलब उपासना हो गया, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अगर इसमें किसी का मतलब बन रहा हो तो तुम लोग बता दो उनको, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन आएगा फंडामेंटल राइट्स, वहां तुम्हें धर्म की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ठीक है, ना ही डीपीएसपी में है। ओके, चलो अब समानता, तीसरा क्या है, समानता, इक्विटी, ठीक है। इक्विटी मतलब अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल जॉब जॉब की जॉब आई है, ठीक है, तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो उसमें शर्त हो उसके अनुसार। और अगर ऐसा शर्त ना हो कि सिर्फ पुरुषों को देंगे महिलाओं को, अगर सिर्फ पुरुषों के लिए है तो कोई कारण हो बातें लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कि पुरुष और महिला सबको देंगे, हो सकता है कुछ रोक लगा दिया हो, जैसे उम्र का कोई रोक लगा दिया हो, सबके लिए लग होगा, ये नहीं कि फला व्यक्ति के लिए इतना उम्र का रोक है वगैरह। हाँ, आरक्षण वाली बात कुछ और है, वो हम अलग देखेंगे, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मनोज है, सुरेश है, सेम एज है, सेम कास्ट है, सब कुछ सेम टू सेम है, बट मनोज को वो जॉब का फॉर्म भरने दे रहे हैं, सुरेश को नहीं भरने दे रहे हैं बिना किसी कारण के, ठीक है। सेम टू सेम हर चीज, कास्ट से लेकर जो आरक्षण सारा नियम सेम टू सेम है दोनों के लिए, बट एक को भरने दे रहे हैं एक को नहीं, ये वाला गैप नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फोर्थ हो गया बंधुता, ठीक है। बंधुता क्या होती है, आपसी भाईचारा, ठीक है। तो बंधुता कैसी होगी, बंधुता ऐसी होगी जिसमें व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, ऐसा कोई कुछ न करे कि जिससे किसी की गरिमा का हनन हो, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, ठीक है। ठीक है, इक्विटी कैसी होगी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में, और बंधुता कैसी होगी, डिग्निटी एंड इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन में। ये हो गया। चलो देखो, अब हम कुछ देखेंगे कि हमारे प्रिम्बल का आधार क्या है, ठीक है। ओके, ठीक है। हमारे हमारे प्रिम्बल का, जो हमारा प्रिम्बल उद्देशिका है, उसका कानूनी स्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, कितनी उसकी मान्यता है, और क्या वो संशोधन उसमें किया जा सकता है। देखो सारा केस मैंने एक बार शॉर्ट में यहाँ इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है, ओके। और बताएं, देखो यहाँ ये इंग्लिश में किया है, और लास्ट वाले पेज पे शॉर्ट में हिंदी में भी किया होगा, ये देखो, ठीक है ना। तो इसमें जो तुम वनडे के एग्जाम के लिए तुम मूल्य याद करने हैं जो भी है वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने शॉर्ट में किया है, इसका मतलब ये नहीं क्लास खत्म हो गई, ठीक है। अभी 10 मिनट है और हम चलेंगे केस पे फटाफट, ठीक है। ओके, सो पहला केस है बेरुवारी यूनियन मामला 1960, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रिम्बल पर कभी कुछ लिखना हो तो सबसे बीच में कम से कम 10 केस हैं, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब हम यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। कभी अगर हम पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस, ठीक है, व्हाट वाज केशवानंद भारती केस, तब उसकी एक श्रृंखला है, करीब 10 केस हो, उससे 12 केस तक, सारे केस इंपॉर्टेंट है, सबके फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और हम वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था बेरुवारी यूनियन मामले में, ये पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था, ठीक है। पश्चिम बंगाल, देखो 1960 की बात है, तो पश्चिम बंगाल मतलब जो पाकिस्तान बांग्लादेश है, ठीक है, इसका मतलब वो पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, ये होगा ना, ईस्ट पाकिस्तान होगा, ईस्ट पाकिस्तान होगा, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। तब बांग्लादेश नहीं बना क्योंकि 1960 की बात हो रही है, ठीक है। तो भारत ने क्या किया कि भारत का एक एरिया था पश्चिम बंगाल में, हमारे बंगाल में, कलकत्ता में, बेरुबाड़ी, उसको पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है।
कुछ ऐसी जैसे मतलब सीमा बॉर्डर लेकर प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं जमीन ना, कुछ ऐसा किया था। ठीक है, भारत सरकार ने एक समझौते के तहत एक हिस्सा पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया। ठीक है, आर्टिकल 143 पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में। यहाँ राष्ट्रपति को पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने के लिए किसी चीज पर। ठीक है, तो इस आर्टिकल के तहत हमारे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को एक परामर्श फाइल किया, मतलब एक क्वेश्चन भेजा, एक परामर्श पूछा, उनसे सुझाव पूछा कि क्या प्रस्तावना का प्रयोग इस विवाद को सुलझाने में किया जा सकता है। मुद्दा क्या था इस केस का? ठीक है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? देखो बहुत बड़ा केस था, कोई भी जजमेंट 300, 400, 1000, 5000, 6000 पेज में आता है। ठीक है, हम तो एग्जाम में तुमको सिर्फ इतना लिखना है कि बेरूबारी जो है पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा था जिसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है, ओके। और इसमें क्वेश्चन उठा था, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक हमको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ये केस अभी कई बार आएगा। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट देखेंगे, वहां पर आएगा अलग अलग टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो प्रिम्बल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्या यह संविधान में संशोधन या अधिकार का स्रोत हो सकता है? मैंने बोला प्रिम्बल जो है बिल्कुल वैसे ही अडॉप्ट किया गया था जैसे पूरा संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है या किसी भी प्रकार का अधिकार या सीमा का स्रोत नहीं है। इसका प्रयोग केवल अस्पष्टता की स्थिति में व्याख्या के लिए किया जा सकता है। हमको जो याद रखना है बस इतना याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला केस कौन सा था? बेरूबारी यूनियन मामला 1960, जिसमें क्वेश्चन उठा कि क्या प्रेम्बल संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। ठीक है, ओके। फिर सज्जन सिंह का मामला आया, राजस्थान राज्य वाले को, बहुत सारा केस आया, बट मैंने सब यहाँ पे नहीं ऐड किया है। हमारा केशवानंद भारती केस आया, ये केस हम अलग से पढ़ाएंगे। हम 10 केस पढ़ाएंगे और पूरा तुम्हारे फर्स्ट पेपर में कहीं पर भी तुम लिख सकते हो उसको। ठीक है, केशवानंद भारती केस, ये एक हिंदू धर्म मठ के अधिकारी थे, इनकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और 1951 में जैसे आया था जमींदारों की ज़मीन ले ली गई थी, वैसे ही इनकी ज़मीन केरल सरकार ने मठवाली ले ली थी, कुछ एक्ट बना के। इन्होंने केस किया कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट का सरकार ले सकती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट में आता है ना। ठीक है, ये केस तुमको इसलिए याद रखना है, एक बार इसको केबीसी में भी आया था, कौन बनेगा करोड़पति में। आज तक की सबसे बड़ी जज की पीठ जो बैठी है वो है 13 जज की। देखो नॉर्मल बेंच बैठती है वो 3 जज की होती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगर संवैधानिक पीठ बैठनी है तो कम से कम 5 जज की होनी चाहिए। ठीक है, और आज तक की सबसे बड़ी जज की बेंच जो बैठी थी वो 13 जज की इसी केस में बैठी थी। इससे ज्यादा आज तक किसी भी केस में जज नहीं बैठे हैं। ऑड नंबर क्यों है ये? मान लो 6 लोग एक पक्ष में जाए, 6 लोग दूसरे पक्ष में जाए, तो जो ऑड नंबर वाला होगा वो फैसला उससे बन जाए ना। मान लो 6-6 हुआ तो एक लोग किसी एक पक्ष में चले जाएंगे, 7-6 तो मामला बन जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, इनकी जमीन ले ली गई थी। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को चुनौती दी थी इन्होंने। बहुत सारी चीज थी, हमें जो देखना है ये क्या क्या संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा है? देखो ये अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम 368 सेकंड सेमेस्टर में, वहां पर ये केस पढ़ेंगे सीमा के बारे में। ठीक है, सीमा के बारे में मतलब संशोधन की सीमा के बारे में। ठीक, अभी यहाँ हमको सिर्फ ये अलग टॉपिक देखना है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे संशोधित किया जा सकता है। ठीक, ठीक है, बेरुबारी मामले को पलट दिया गया। ठीक है, वहां पर कहा गया था नहीं है। ठीक है, यहां पर कोर्ट कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया
कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यह संविधान की मौलिक संरचना और दर्शन को दर्शाती है, बेसिक स्ट्रक्चर को दर्शाती है। ठीक है, क्या जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को दर्शाती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं हम। ठीक है, एक पेज ऐड कर देते पहले। ठीक है, ऐड हो गया। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। घर बनाए, घर छोड़ो, अभी कुर्सी पे बैठे हो, कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो एग्जाम में मत लिखना। अगर कुर्सी की एक नीचे के जो चार पहिए होते जो भी होते हैं, एक हम निकाल दें, कुर्सी हिल जाएगी, और दूसरा निकालेंगे तो लगभग गिर जाएगी, तीसरा निकालेंगे तो समाप्त हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर घर बना रहे हैं, मान लो हम घर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, नींव डालते हैं। ठीक है, अलग अलग पत्थर डाल के नींव डालते हैं। ठीक है, पूरा घर उस पर टिका हुआ है। ओके, नाउ संविधान जो है वो भी किसी चीज पे टिका होगा, तो अपने कुछ मूल सिद्धांतों पर। और अगर उन मूल सिद्धांतों को हटा दिया जाए तो संविधान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्याय ही हटा दें, सामाजिक न्याय हटा दें, ठीक है, हम क्या कर दें, सामाजिक न्याय और क्या क्या स्वतंत्रता हटा दें, ठीक है, ये सब हटा दें, हमारे फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दें। ठीक है, पुअर्स के लिए जो डीपीएसपी में अधिकार है वो सब समाप्त कर दें, तो क्या फायदा है संविधान का, है ना, जब जिसमें मूल चीजें ही नहीं रह गई। तो ये सब क्या है, ये हमारे संविधान को क्या देती हैं, एक बेसिक आधार देती हैं। जैसे घर की नींव के पत्थर भी घर को क्या देते हैं, बेसिक आधार देते हैं। और अगर हमने घर की नींव, देखो घर में चाहे जितना तोड़ फोड़ करो, चाहे जितना नहीं, अगर अच्छा मजबूत घर है तो कर सकते हो काम भर का, है ना, लेकिन अगर तुम उसकी नींव ही तोड़ दोगे तो घर क्या करेगा, हिलेगा डुलेगा और गिर जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम अपने संविधान का इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही हटाते जाएंगे, अमेंड कर देंगे, तो हमारा संविधान उस योग्य नहीं रह जाएगा जिस आशय से संविधान निर्माता ने उसको बनाया था। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ। ठीक है, ये पेज डिलीट कर जाए। सो केशवानंद भारती में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। क्या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, कि कुछ ऐसे मूलभूत चीजें हैं संविधान में जिनको हम संशोधन करके भी नहीं हटा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स को। ऐसा नहीं हम फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उससे क्या नहीं होना चाहिए, बेसिक अधिकारों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे केसेस आए, और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस केस में प्रिम्बल को क्या माना गया, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। इसके बाद कई केसेस आए, उन्होंने इस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के अनुसार कई चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर माना, और बेसिक स्ट्रक्चर की एक लंबी लिस्ट खड़ी हो गई। ठीक है, देखो केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कुछ एक दो चीजों को, फॉर प्रेम्बल को, ओके, और फंडामेंटल राइट्स को मान लो, बेसिक स्ट्रक्चर मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो दो चीज को इन्होंने माना। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा कोई केस आया, जैसे अभी हम आगे केस देखें, उन्होंने भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत दिए कि यहाँ नहीं, ये पॉइंट भी बेसिक स्ट्रक्चर में आना चाहिए। ऐसे करते करते किसी ने 3, किसी ने 2 बेसिक स्ट्रक्चर दिए, किसी ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर माना, और एक लंबी लिस्ट बन गई है। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर की, जिनमें अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, बट संविधान के मूलभूत बातों को ध्यान में रखना होगा। क्या महत्व है केशवानंद भारती का, तो बेरुबारी केस को पलट दिया गया था, जिसने कहा था कि प्रेम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्थापित किया गया था, प्रस्तावना को बाध्यकारी मान्यता दी गई थी। ठीक है, चलो इसके बाद एक केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण। ओके, राजनारायण इसको, ठीक है, क्या फैक्ट था
राजनारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी, यह कहते हुए कि चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ। मुकदमे के दौरान 39th संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय की समीक्षा से बाहर कर दिया गया। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक मिनट, तुम्हारे किसी स्टूडेंट का फोन आया हुआ, मैसेज आया तो कर लेंगे। हाँ, तो ओके, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जब सुप्रीम कोर्ट किसी केस को मंगा के चेक करता है कि संवैधानिक है या नहीं, संवैधानिक नहीं है तो उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर देता है, मान्यता समाप्त कर देता है किसी भी चीज की। ठीक है। तो 30 अराउंड देखो कब का केस है ये, जस्ट नेशनल इमरजेंसी समाप्त हुई है। ठीक है, जस्ट नेशनल इमरजेंसी समाप्त हुई है, और नेशनल इमरजेंसी समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई चुनाव में, तो राजनारायण जी ने उनके खिलाफ केस कर दिया कि इनका जो इलेक्शन है वो सही नहीं था। तो तब तक इंदिरा गांधी जी भी भाई पीएम थी, उन्होंने 39 अमेंडमेंट कर दिया और अपने इलेक्शन को, जो पीएम बनी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि इनका इलेक्शन सही नहीं है, इसका जुडिशियल रिव्यू किया जाए, तो इन्होंने केस कर दिया कि भैया आप कर ही नहीं सकते, मैं अमेंडमेंट कर दे रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति से बाहर आ गया। ठीक है ना। क्वेश्चन उठा, मुद्दा उठा, क्या ऐसा संशोधन मान्य है जबकि प्रस्तावना में लोकतंत्र और कानून का शासन का आदर्श है? ठीक है, क्या निर्णय हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन को रद्द कर दिया, 39th अमेंडमेंट को समाप्त कर दिया। ठीक है, और कहा कि लोकतंत्र संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में? कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो किसमें हमने देखा डेमोक्रेसी को, प्रेम्बल में देखा। ठीक है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है, मूल संरचना का भाग है। ठीक है, और इसमें क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता, और यह प्रस्तावना से प्राप्त हुआ है। महत्व क्या है इस केस का? लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा की रक्षा में प्रस्तावना की भूमिका को मजबूत किया। ठीक है, तो इस केस द्वारा राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमेशा के लिए, कहीं के लिए भी, वन डे एग्जाम के लिए, कहीं के लिए भी, नेट जेआरएफ वगैरह के लिए भी। ठीक है, तो प्रिम्बल के अंतर्गत होने के कारण, या प्रिम्बल को आधार दिया गया। ठीक है, प्लस डेमोक्रेसी और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग माना गया इस केस में। ठीक है, प्लस 39th अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एक केस और होगा, अब हम देख लेंगे। ठीक है, क्या हुआ था इस साल? मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का है, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। देखो, सुना होगा। अच्छा ठीक है, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत कई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया, मतलब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, पहले बहुत होता था, केंद्र में जिसकी सरकार है वहां का प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर नहीं पर बात बन रही तो उनको रद्द कर देता था बिना किसी कारण बताए। ठीक है, तो इन्होंने तो घोषणा कर दी राष्ट्रपति शासन लगाएगा, सरकार को बर्खास्त कर देता है, सारी शक्ति समाप्त कर देता है। सारी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई इस घोषणा को चुनौती देने। निर्णय क्या हुआ? ठीक है, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म संविधान की मूल संरचना है और यह प्रस्तावना से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे तुमको अपने नहीं लिखना है। प्रस्तावना के आदर्श अन्य प्रावधानों के माध्यम से लागू किए गए हैं। ओके, जो भी फैक्ट है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ लिख देना। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? ठीक है, तो जब राष्ट्रपति जी ने लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बता दे रहे हैं, नोट्स में नहीं है, नोट्स को वही प्रस्तावना से चूंकि संबंधित है इसलिए प्रस्तावना से संबंधित फैक्ट आ गया नोट्स में बस। ठीक है,
राष्ट्रपति ने जब राज्य सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाया और राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, तो राज्य सरकारें चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे ही 356 का दुरुपयोग नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, हम लोग पढ़ेंगे इसको सेकंड सेमेस्टर में, थोड़ा सा यहाँ देख लो। उसमें से एक कारण है कि जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार ना चल रही हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना कर रही हो, या केंद्र सरकार के किसी युक्त निर्देशों को पालन न कर रही हो, केंद्र सरकार कोई बात बोल रही हो जो जरूरी हो बट राज्य सरकार उसको नहीं मान रही, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटा आग लगा दो, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, नहीं कर रहे हो संवैधानिक रूप से कार्य, ओके, वो नहीं मान रहे केंद्र की बात, तो आप उनको नोटिस दो कि सुधर जाओ। पहले आप उनको नोटिस दो, ठीक है, उनको नोटिस दो कि सुधर जाओ, आप संविधान का पालन करो, ठीक है, संविधान का पालन करो, ये जो भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को ठीक करो इत्यादि। बार बार नोटिस देने के बाद भी अगर राज्य सरकार जानबूझकर संविधान का पालन नहीं कर रही या सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, तो आप जो 356 का यूज कर रहे हो, ये एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाना। ठीक है, इसको आप एज ए लास्ट ऑप्शन यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं युद्ध हो रहा है और आपके पास परमाणु बम है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो भैया नॉर्मल लड़ाई करो, पहले उठ परमाणु बम फेंक दोगे, ऐसे थोड़ी होगा, है ना, तो लास्ट ऑप्शन होता है। और आयरन शायद यूज होता है ना हो तभी अच्छा है। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको रेस करेंगे तभी तो हम बताएंगे शॉर्ट में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर तुमको ऊपर का पूरा फैक्ट नहीं याद करना है, ना याद करो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ये वाला केस तुमको लिखना है, ये वाला केस लिखना है, ठीक है, और इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेना, मन करे ये दोनों लिख लेना, ठीक है, ओके। ये चारों हम एक्सप्लेन भी किए हैं, ठीक। सो क्या हुआ, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था बेरुबारी केस में, इसको पलट दिया गया केशवानंद भारती केस में, और प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया। इनका डेट हमेशा याद रखना, ठीक है, वनडे एग्जाम वगैरह के लिए। फिर इंदिरा गांधी राजनारायण केस में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए प्रस्तावना रक्षा की गई, क्योंकि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी शब्द है वो हमारी प्रस्तावना में है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तावना से प्राप्त मूल संरचना माना गया। सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हमारे प्रेम्बल में है, उसकी भी व्याख्या की गई थी LIC वाले केस में, उपभोक्ता केस में, इंपॉर्टेंट है, इस बार हमने नेट का पेपर दिया था उसमें था शायद, ठीक है, शायद था, 99% श्योर था, ठीक है। भारत संघ बनाम LIC मार्गदर्शन, प्रस्तावना के मूल्यों को राज्यों के कार्यों में लागू होगा, ठीक है। ये शॉर्ट फैक्ट जो है वनडे एग्जाम के लिए होता है। अब देखो और छोटा कर दे रहे हैं, सिर्फ LLB के लिए करना है, तो बेरुबारी केस और केशवानंद भारती, ठीक है, चलो ओके। आज क्लास ओवर होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है। कल वाली क्लास जो मेरी छुट्टी थी वो हमने वीडियो नहीं डाला क्योंकि उसका सही से नोट्स नहीं था वहाँ पे, प्लस हमको उसको 10 मिनट ही पढ़ाना है, तो खींच रहे थे हम, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम में शायद ही आए वो, चांस है आने उसका 40%, ठीक है। चलो समाप्त कर रहे हैं, कुछ पूछना स्टॉप कर रहे हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक।